हेलो एवरीवन, ये सीरीज का मैं लेक्चर 33 लेके आया हूँ। 33, दिस इज लेक्चर नंबर 33। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 33 लेक्चर लेके मैं आया हूँ। हेलो एवरीवन, ये सीरीज का आपका स्वागत है। लेक्चर 33 जिसमें हम फ्लेंज बीम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज टी बीम या फ्लेंज बीम के बारे में। फ्लेंज बीम के बारे में एलेसन लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो इसमें जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपका फ्लेंज बीम हम किस तरह से कहाँ प्रोवाइड करते हैं। दैट वाज क्लियर। पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने कोशिश की थी कि सपोज करिए कोई एक हॉल है और इसमें हम बीम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर आपका कॉलम है, ये पॉइंट पे कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, ये पॉइंट्स कॉलम के हैं। तो ये जो बीम यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रही है, दिस इज अ बीम जो आ रही है, ये आपकी टी बीम की तरह से काम करेगी। दिस बीम इज समथिंग लाइक दिस इज कीपिंग हाफ पोर्शन लाइक दिस एंड दिस इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए टी बीम। तो ये टी बीम का कॉन्फ़िगरेशन बनके आता है इस तरह से। तो ये बीम जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये फ्लेंज बीम भी कहलाती है। इस पार्ट में जो हम यहाँ देखेंगे, दिस पार्ट को हम लोग विड्थ ऑफ द फ्लेंज और इसको डीएफ डेप्थ ऑफ द फ्लेंज और ये हमारा विड्थ ऑफ द फ्लेंज या वीडब्ल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट हम लोग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंशन में, और यहाँ से ये जो डेप्थ है टॉप फाइबर से टेंशन सेंट्रॉइड के बीच की, ये इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। तो इस बीम की संरचना में जनरली जो कंटिन्यूअस बीम होती हैं, तो दो तरह की बीम होंगी। एक तो हमारे होगी कंटिन्यूअस बीम और एक होंगी आइसोलेटेड। यहां पर आप देखोगे तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस करते हैं, इसलिए शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यूअस बीम का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका काफी, मान लीजिए कंटिन्यूअस इस तरह से है, ये हमारे सपोर्ट्स हैं इस तरह से, तो ये जो बीम हमारी आ रही है कंटिन्यूअस बीम का बिहेव कर रही है। दिस इज ए कंटिन्यूअस बीम, डिफरेंट सपोर्ट्स पे, 2 से अधिक सपोर्ट पे जा रही है कंटिन्यूअस। या इसी में कोई, अगर इसके साइड में कोई हम एक और ब्लॉक कंसीडर कर लें, इस तरह से बढ़ा लें, तो ये बीम आगे जो बढ़ के जाएगी या इस तरह की जो बीम जाएगी, 2 या 2 से अधिक सपोर्ट पे जाएगी, तो वो कंटिन्यूअस बीम के रूप में जानी जाएगी। तो कंटिन्यूअस बीम के लिए अगर वो टी बीम है, टी बीम के लिए IS 456 ने प्रोविजन दिया है कि आप क्या डिस्टेंस लेंगे BF की। तो BF की वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज L0/6 प्लस BW प्लस 6BF। ये कंटिन्यूअस बीम के लिए है। अगर ये आइसोलेटेड होगी तो L0
अपॉन L बाई B प्लस 4 प्लस BW, ये होगी। अगर ये L बीम हो जाए तो L बीम के केस में BF इक्वल्स टू L0 अपॉन 12 प्लस BW प्लस 3DF, और यहां पर हो जाएगा 0.5 L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई B प्लस 4 प्लस BW। दिस इज फॉर आइसोलेटेड L बीम, आइसोलेटेड। तो ये आप IS 456 कोड के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसमें कुछ जो प्रोविजंस हैं टी बीम के लिए, वो हम थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पेज नंबर ये पेज नंबर 37 IS 456 में ये आपका इसमें दिया गया है। और कुछ ये हमारे पास वैल्यू आई है टी बीम के लिए L0 बाई 6 आप देख सकते हैं, BW प्लस 6DF, L0 बाई 12 और ये 0.5 L0 बाई BW जो इसमें आपको दिख रहा है, इस तरह से है। तो यहाँ पर जब आप बीम देखोगे ध्यान से, तो इस बीम के हाफ पार्ट्स में जनरली हाफ पार्ट्स का मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो सकती है ये है हाफ पार्ट। जैसे आपका अगर ये डिस्टेंस L1 है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी L1 है और ये BW को छोड़ के L2 है, तो ये क्या है डिस्टेंस है, दैट इज BW प्लस L1 बाई 2 प्लस L2 बाई 2 इक्वल्स टू मैक्सिमम BF की जो डिस्टेंस हो सकती है वो L1 बाई 2 प्लस L2 बाई 2 BW को छोड़ने के बाद, बिट्स को छोड़ने के बाद BW L1 प्लस L1 बाई 2 आप मैक्सिमम हो सकती है। और जो एक कोड का प्रोविजन है उसके हिसाब से ये रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। तो इनमें से जो कम होगा उस वैल्यू को हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, अदरवाइज कोई दी गई हुई वैल्यू तो उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया। अगर आप आइसोलेटेड ले रहे हैं तो आइसोलेटेड में L0 अपन L0 बाई B, L0, दिस इज L0। L0 means that is L0 you can say that is effective length, या आप यहाँ पर देखेंगे तो L0 का मतलब ये जहाँ साइन चेंज कर रही है वो ये पॉइंट है, तो दिस इज L0 इज टेकन एज 0.7L यहाँ पर ले लिया है। और किसी किसी केसेस में इफेक्टिव लेंथ के बराबर है, सब्जेक्ट टू किस तरह की बीम है उसके हिसाब से ये L0 आपका वेरी करेगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे टी बीम में, 5 मिनट और लेंगे हम आपका। तो इसमें बीम के जो संरचना में रीइंफोर्समेंट का एक कैटेगरी में हम लोग जो प्रोविजंस दिया गया है कि आपकी टी बीम में ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इन टी बीम, ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट इन टी बीम में ये जो प्रोविजन है दैट इज द मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब पैरेलल टू द बीम ट्रांसफर सेल बीम। अगर मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब, सपोज करिए कि आपकी एक टी बीम है, किसी भी टाइप में हम दिखा रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर कोई एक आप पॉइंट पे टी बीम ला रहे हैं, ये टी बीम है आपकी। अगर मेन रीइंफोर्समेंट आपका इसके पैरेलल है, सपोज करिए ये पैरेलल में रीइंफोर्समेंट आप दे रहे हैं, ये पैरेलल में इधर इधर दोनों दे रहे हैं बीम के पैरेलल में, तो इसमें जो ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट इस डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट आप लगाएंगे, ये जो रीइंफोर्समेंट है दिस इज मेन रीइंफोर्समेंट, मेन, दिस इज ट्रांसवर्स। ये कब हुआ, जब आपकी बीम के पैरेलल में मेन लग रही है, तो ये ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट मेन का 60% कम से कम आपको यहां देना होगा ट्रांसफर में। इनकी स्पेसिंग को इस तरह से आप एडजस्ट करें कि मेन का 60% यहां पर सेंटर में आपका कवर हो जाए। तो ये प्रोविजन को ध्यान में रखना होगा, दिस इज वन पॉइंट।
अब आगे हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बीम में टी बीम का जो एनालिसिस है वो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे टी बीम की एनालिसिस करेंगे। तो आप पहले जैसे WSN में हम लोग पढ़े थे, अभी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए टी बीम की केसेस क्या हो सकते हैं। टी बीम आपका अगर मान लीजिए सपोज करिए है, आपको टी बीम दी गई है, तो टी बीम में आपको टी बीम का दिस BF इज गिवन, मान लीजिए आपको दिया गया है BF, दिस इज योर DF, दिस इज योर BW, और यहां पर स्टील की कुछ मात्रा लगी है, दैट इज कॉल्ड द AST। इस डायग्राम में अगर सपोज करिए एनालिसिस ऑफ हम करने जा रहे हैं, एनालिसिस का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ टी बीम। एनालिसिस का मतलब हुआ कि हमें मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ME फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। जबकि डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस केस 1 है, जैसे आप केस 1 को समझने की कोशिश करें। केस 1 न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लेंज। अच्छा, इसको समझने के पहले न्यूट्रल लाइज इन द फ्लेंज कि पहले एक थोड़ा सा हम लोग ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी हमें कि अगर मान लीजिए कि ये DF है और हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह से हो, ये वाला पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट हो गया और ये पैराबोलिक हो गया, तो यहाँ यहाँ पैराबोलिक हो गया, ये स्ट्रेट है, यहाँ 0.45 FCK, और ये पॉइंट यहां तक जो है, ये पॉइंट आपको इस तरह समझने की कोशिश की जाए कि अगर स्ट्रेन डायग्राम के हिसाब से, यहां स्ट्रेन डायग्राम हम लोग ड्रा करें, दिस इज स्ट्रेन डायग्राम, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट जो है यहाँ पर है 0.002 और यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो 0.0035 है, और इस पॉइंट पर अगर Fe 415 का ग्रेड लिया जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है 0.0038। ये आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक चीज हम यहाँ समझना चाह रहे हैं कि D/DF को निकालना है। D/DF को निकालने का मतलब हम जानना चाहते हैं दैट इज DF/D। DF/D हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो हमारा पोर्शन है, दैट इज दिस इज अ फ्लेंज। फ्लेंज वाले पार्ट में अगर सपोज करिए कि अगर ये डायग्राम 0.002 और 0.03 के बीच में लाई करेगा, तब यहां पर जो स्ट्रेस इसमें आएगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो केस 1 ये बनेगा, केस 1 बनेगा कि जब आपकी फ्लेंज क्या है, वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस हो। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस माने इसका जो भी पोर्शन आ रहा है उसमें जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट हो। ये एक प्रक्रिया ऐसे हो सकती है कि जो हमारा पैराबोलिक ये जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस लाइज करे इसकी कि आपका जो फ्लेंज का पोर्शन है यहां से यहां तक, वो इसके स्ट्रेट वाले पोर्शन में या इस 0.02 0.035 के बीच में लाई करे। तो ये कंडीशन हम यहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बीम में, टी बीम में, हम इसको कैसे बिहेव कराएं कि इस जो पोर्शन में, जो फ्लेंज वाला पोर्शन है और ये वेव वाला पोर्शन, दोनों को अलग करके हम इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसको जो हमारा फ्लेंज है, फ्लेंज को दो पार्ट में हम लोग कर देते हैं, एक पार्ट यहाँ
और एक पार्ट यहां कर दिया, और ये पार्ट आपका क्या हुआ, BF माइनस BW, हाफ इधर और BF माइनस BW हाफ इधर। तो BF माइनस BW का हाफ जो है दोनों मिला के, BF माइनस BW का हाफ, ये मान लीजिए हाफ पोर्शन, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा। और यहां पर जो निकल के आ गई है हमारी, इसको वेव पोर्शन को अलग कर लेंगे। तो यहां पर दो पोर्शन आ जाएंगे। एक पोर्शन आपका आ जाएगा वेव का, जो सिंपल आपकी हाइट को लेते हुए आएगा, जैसे रेक्टेंगुलर बीम है और यहाँ पर स्टील लगा हुआ काम करेगा। और प्लस हम जो यूज कर रहे हैं दो, ये इस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, जिनका दोनों का मिला के BF माइनस BW विड्थ है, और ये जो है आपका DF के बराबर है। तो यहां ये समझने की कोशिश की जाए कि अगर ये बीम हमारी है, वो सिंपली ये बीम है, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो यूजुअली जो पहले की तरह से स्ट्रेस हम रेक्टेंगुलर बीम में निकालते थे, कि जैसे आप रेक्टेंगुलर बीम में निकालते थे कि 0.36 आपका आ जाएगा, दैट इज इसका जो भी है इसका बिहेवियर, जैसे सिगली रीइंफोर्समेंट में हम लोग निकालते थे रेक्टेंगुलर बीम का, उसका आ जाएगा। इसका MU निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। MU आप अगर इसका M1 कर सकते हैं तो 0.36 FCK BW इंटू X D माइनस 0.42 XU से फाइंड आउट हो जाएगा। दिस आप ऑलवेज ये वैल्यू हमको मिलती रहेगी। लेकिन जहां तक इसकी बात है, इसमें थोड़ा सा लोचा है, इसमें थोड़ा सा ये जो हमारा फ्लेंज का पोर्शन है इसमें लोचा। इसमें समझने की कोशिश ये की जाए कि अगर इसको सेपरेट कर दें तो इसके बिहेवियर को, जो हमारा फ्लेंज है उसको कैसे हम समायोजित करें या एडजस्ट करें। तो हमें एडजस्ट करने की दो चीजें समझ में आती हैं। एक चीज आती है कि ये प्रक्रिया ये है कि ये हमारा स्ट्रेस जो है दोनों, इसके फ्लेंज के बॉटम तक, इस हाइट तक में ये समान रूप से यूनिफॉर्मली स्ट्रेस रहे, जिसके लिए कंडीशन हमारी क्या होगी वो हम यहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बड़े आसानी से समझने की कोशिश की जाए तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं, दो पोर्शन हमने किया है। एक पोर्शन में हम लाते हैं फ्लेंज को और एक पोर्शन में ला रहे हैं वेव को। तो वेव वाले पोर्शन में लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जैसे रेक्टेंगुलर बीम में कम थे तो फ्लेंज बीम को हम दो पार्ट में ले आ रहे हैं। फ्लेंज बीम को वन इज योर BW इंटू D जो डेप्थ है। तो ये आपकी एक बीम हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें स्टील लगा हुआ है, इसका मान लीजिए आपका स्ट्रेस डायग्राम जो भी होगा यहाँ पर, इसका ऑलवेज जो है आप MU फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है C1 अगर मान लिया जाए तो दैट इज 0.36 FCK B इंटू BW इंटू X हो जाएगा, BW इंटू X। और इसका लीवर आर्म इस पॉइंट से कितना होगा, अगर इसको T1 मान लिया जाए तो इसका लीवर आर्म आप क्या हो जाएगा, D माइनस 0.42 XC। ये 0.42 XC के बराबर है। ये वैल्यू जो हमारी है वो 0.45 FCK है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेव का जो पोर्शन है जिसको हमने BW लिया है और इसकी डेप्थ जो ली है वो आपकी यहां से यहां तक, इसके पॉइंट तक D तक ली है। तो ये माने वन पार्ट हमने इसमें कवर कर लिया है। दूसरे पार्ट को हम जो कवर करना चाहते हैं उसमें एक मापदंड, हम एक विचार रखना चाहते हैं कि कैसे हम मोमेंट इनके द्वारा क्वेरी कराएंगे। तो क्या स्टेज हो सकती है, एक स्टेज हो सकती है कि ये जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से लाई करे कि इसकी जो फ्लेंज की डेप्थ है वहां तक स्ट्रेट हो जाए। तो अगर इस तरह की स्टेज हो जाएगा तो फ्लेंज का जो पोर्शन है, वो फ्लेंज का जो पोर्शन है उसमें जो स्ट्रेस है वो समान रूप से यूनिफॉर्मली स्ट्रेस रहेगा। मतलब यहां से यहां तक जो स्ट्रेस है वो 0.45, अगर 0.45 C रहना है यहां से यहां तक, तो इस प्लेन में पूरे में, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट को हम लोग यहाँ नीचे ले आ रहे हैं।
तो ये अगर पॉइंट Fe 415 है, Fe 415 मान लिए, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो 0.0038 होता है। इसको आप 0.004 के आसपास ले सकते हैं, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0.0035 माइनस 0.002। तो यहाँ दो ट्रेंगल बन गए, एक ट्रेंगल आपका ये वाला बड़ा वाला है जिसकी D है, और यहां से यहां तक जो डेप्थ है वो DF है आपकी। तो हम DF बाई D निकाल लेते हैं। तो DF बाई D क्या हो जाएगा, DF बाई D इक्वल्स टू दिस स्मॉल जो पोर्शन है दैट इज 0.00 दैट इज D बाई, ऐसे कर सकते हैं लोग, DF बाई D इक्वल टू 0.0015 घटा लेंगे आप, डिवाइडेड बाई 0.0038 प्लस 0.0035। यहाँ ये वाला पोर्शन भी 0.0035 इसमें जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर ये जोड़ रहे हैं, इसको 0.004 कर दें, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0.0015 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 0.004 माने 0.04745 375 सॉरी 4 और 3 7 75। तो ये हो जाएगा 0.20। देखते हैं इसको कैलकुलेट करके, दिस इज कमिंग 0.20 और समथिंग एल्स, दिस इज 0.0015 डिवाइडेड बाई 0.04 0.0075 दिस इज कमिंग 0.2। तो यहां पर अगर इस तरह की प्रक्रिया हो या इस तरह से आप सोचने की कोशिश करें, अगर न्यूट्रल एक्सिस, अगर ये कंडीशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, DF बाई D अगर इज लेस देन आर इक्वल टू 0.2 है, तब हम जो है ये मान सकते हैं कि प्लेन जो है यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस पर लगेगा वो स्ट्रेस FCK 0.45 FCK का लगेगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, लेस देन 0.2 आ जाए, तब हम जो मान लेंगे कि ये जो आपका फ्लेंज का पोर्शन है BF माइनस BW जो हमने निकाला है, उसमें जो स्ट्रेस लगेगा वो 0.45 FCK का लगेगा। और उसके लिए जो लीवर आर्म होगी वो दैट इज D माइनस DF बाई 2 के बराबर आप ले सकेंगे, D माइनस DF ले सकेंगे। तो इसमें जो आपका MU2 या निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, BF माइनस BW इंटू 0.45 FCK इंटू DF एंड D माइनस DF बाई 2। दिस इज योर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली स्ट्रेस फ्लेंज। ये आपको समझ में आ रहा है? इतनी चीजें, मतलब कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि न्यूट्रल एक्सिस ऐसे लाई करे कि आपकी कंडीशन ये DF बाई D की सेटिस्फाई हो जाए कि इज लेस देन या इक्वल टू 0.2 है। तो उस कंडीशन में जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो आप लेंगे वो इसके द्वारा कवर्ड होगी। तो ये केस आप मान लीजिए हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये केस ना हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और इसमें जो लोचा है मेन, आप फ्लेंज पोर्शन को, वेव वाले पोर्शन को ऊपर तक ले जाकर के हटा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई है, वो एज इट इज चल जाएगा। लेकिन दूसरे वाले पोर्शन को हमने क्या BF माइनस BW को दो कंडीशंस में हम ले जा रहे हैं। एक कंडीशन आपकी पहली है कि अगर DF बाई D इज लेस देन आर इक्वल टू 0.2 तो क्या हुआ, फ्लेंज इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। और वो वैल्यू क्या होगी, MU2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.45 FCK BF माइनस BW
इंटू डी एफ और डी माइनस डी एफ, दैट इज डी एफ बाई 2. 0.45 FCK into BF into BW. This is area, this is stress multiply by लीवर आर. तो ये वैल्यू आप इससे निकाल लेंगे. दिस इज योर इक्वेशन 1 कर लीजिए. और पहले वाला इक्वेशन जो MU1 है वो आपका हरदम रहेगा, दैट इज 0.36 FCK BW, ठीक है, इंटू x, जो x की वैल्यू आएगी, मान लीजिए हाँ x की वैल्यू आएगी, और d माइनस 0.42 x. ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा. इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो mu बराबर हो जाएगा MU1 प्लस MU2. ये आपके क्लियर हो गया, ये चीजें समझ में आ गई. जबकि ये कंडीशन है df/d इज लेस देन आर इक्वल टू 0.2 कंडीशन है. अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो हम केस 3 लेके आएंगे. दिस इज केस 2, दिस इज केस 3. केस 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? केस 3. केस 3 में यह है कि आपका df/d इज ग्रेटर देन 0.2, इज ग्रेटर देन 0.2. जब ये ग्रेटर देन 0.2 हो जाएगा तो कंडीशंस क्या आएगी? तो यहां स्ट्रेस डायग्राम में ये इतना आपने देख लिया, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं. अब ये कोशिश करते हैं देखने की कि अगर ये कंडीशन चेंज होगी, मींस चेंज होगी. अगर मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस ऐसे लाई करती है बीम में ऐसे लाई करती है, आपको सपोज करिए न्यूट्रल एक्सिस ऐसे लाई करती है कि यहां पर जो आपका ये दिस स्ट्रेन डायग्राम जो आ रहा है, दिस स्ट्रेन डायग्राम इज कमिंग लाइक दिस. तो यहां पर जो हमारा 0.002 की वैल्यू है वो यहां कहीं लाई कर रही है, सपोज करिए यहां कहीं आ गई है, इस पॉइंट पे आ गई है. ये कहने का मतलब हुआ कि ये जो डायग्राम आपका स्ट्रेस वाला डायग्राम है वो उस पोर्शन में आपकी जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपका ये थोड़ा सा ये कर्वेचर के फॉर्म में आ गया. यहाँ कहने का मतलब हुआ ये थोड़ा शिफ्ट हुआ है ऊपर, 0.002 यहां पर आ गया है, ऊपर में आया है. और ये कर्वेचर का कुछ पोर्शन, जो कर्वेचर है आपका, ये कर्वेचर का कुछ पोर्शन इसमें चला गया है. आप और क्लियर करके देखें तो इसमें ये है कि हमारा जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म यहां तक आ रहा था, उसके बाद ये कर्वेचर हो गया, कर्वेचर हो गया. तो कर्वेचर होने की वजह से क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए ये यूनिफॉर्म है तो ये पोर्शन थोड़ा सा बढ़ गया. यहां देखें आप, यहां पर थोड़ा सा बढ़ गया. जहां से कर्वेचर हुआ यहां सीधा है और यहाँ कर्वेचर हुआ, तो वहां क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है कंक्रीट का, यहाँ स्ट्रेट वाला के बाद ये कर्वेचर में आ गया, कर्वेचर में आ गया. कर्वेचर का मतलब हुआ कि जो स्ट्रेस डायग्राम का कर्वेचर वाला पोर्शन यहाँ आ गया है. जब तो इसमें क्या होगा कि फ्लेंज क्या हो जाएगी? फ्लेंज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड. अब इसमें यूनिफॉर्मली स्ट्रेस नहीं होगी, बल्कि इसमें आपका कर्वेचर की वजह से, जो ये कर्वेचर यहां पर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें कर्वेचर की वजह से स्ट्रेट पोर्शन में जो आपका कर्वेचर है इस तरह से, या कुछ और बड़ा करके आप देख सकते हो, इस तरह से देख लो, इसको आप इस तरह से देख सकते हो मान लीजिए. और ये पोर्शन आपका कर्वेचर वाले पोर्शन में आएगा. तो ये जो पोर्शन यहां बढ़ा रहे हैं, यहां पर कुछ पोर्शन जो है आपका ये फ्लेंज के पोर्शन में आ जा रहा है. दिस पोर्शन, कुछ पोर्शन आपका कर्वेचर में ये पोर्शन आ जा रहा है, ये पोर्शन आपका वो यूनिफॉर्म है. तो ये जो है आपका जो फ्लेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो जाएगा, उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा. इस केस में जो हम लोग यूज करेंगे डीएफ की जगह पर, डीएफ की जगह पर वाईएफ यूज करेंगे. वाईएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वाईएफ एक अनुमानित मान है, दैट इज 0.15 x
प्लस 0.65 df, इससे कमांड होगी। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो mu2 का इक्वेशन बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, mu2 इक्वल्स टू 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF, DF की जगह YF और यहाँ D माइनस YF बाई 2, ये हो जाएगा। जब इस तरह की केस आएगा, मीन्स जब आपका DF that is DF upon D is greater than 0.2, तो वहां पर जब ये केस होगा तो आपको ये कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। ये आपको क्लियर हो रहा है इतना? तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि इसमें क्या केसेस हो सकते हैं, और जब केसेस, 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। पहला नंबर केसेस हो सकता है, तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि पहला नंबर केस क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। तो ये थर्ड वाला केस है। सेकेंड था जबकि यूनिफॉर्म थी, फ्लेंज यूनिफॉर्म थी और न्यूट्रल एक्सिस जो है फ्लेंज के नीचे लाई कर रही थी। दोनों केसेस में नीचे लाई कर रही है। ये केस 1 होगा जिसमें कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर लाई कर रही है। तो यहाँ पर 3 केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। तो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा। तो समराइज करके इस वीडियो में हम लोग कर देते हैं और सेकेंड वीडियो में एग्जाम्पल की मदद से आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम समरी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका केस 1 Na lies within फ्लेंज, लाई करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो टी बीम है, इस तरह से सपोज करिए ये जो टी बीम है वो कुछ इस तरह से है और इसका जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो यहां कहीं लाई कर रही है। मान लीजिए जो स्ट्रेस है, यहां पर हमने स्टील प्रोवाइड किया है, तो जो स्ट्रेस डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम। यहां पर इसको नहीं बना रहे हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है आपकी Na, केस 1। तो इसके मीन्स इसमें लाई कर रही है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये कंप्रेस्ड है और ये जो विड्थ है आपकी वो है Bf। तो यहां पर जो केस है वो जस्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर बीम की तरह है। रेक्टेंगुलर बीम कैसे, जैसे आपकी ये रेक्टेंगुलर बीम हो जाए, ये आपका ये Bf हो जाए और ये डिस्टेंस इसकी x हो जाए, ठीक है, x हो जाए और इसका जो लीवर आर्म है वो यहां स्टील के पोर्शन पे लग रहा है, वो डिस्टेंस यहां से इसके बीच की हो जाए। दिस इज योर, तो ये क्या है, जस्ट लाइक ये उसी तरह से होगा, दैट इज d माइनस 0.42 XU के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर केस 1 न्यूट्रल लाइज इन द फ्लेंज, तो जस्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर बीम की तरह होगा, जिसका ये पोर्शन हम लेंगे जो x पोर्शन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, वो x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x को फाइंड आउट करके और mu को फाइंड आउट कर लेंगे। x को कैसे mu फाइंड आउट करेंगे, तो x फाइंड आउट कर लेंगे। x क्या करेंगे, c बराबर t, जैसे सिग्ली इनफोर्स भी में करते थे इस तरह कर लेंगे। तो c बराबर क्या है, दैट इज 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। इससे हम XU को फाइंड आउट कर लेंगे। XU को फाइंड आउट कर लेंगे। XU नोन हो जाएगा और फिर mu क्या है, फार्मूले में हम रख लेंगे। mu इक्वल्स टू 0.36 FCK BXU D माइनस 0.42 XU,
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर आपका इस तरह का केस आता है तो न्यूट्रल एक्सिस अगर लाइज इन द फ्लेंज तो आपको इस तरह के फार्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। केस नंबर टू, जब न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन दी बिलो फ्लेंज, जब न्यूट्रल एक्सिस क्या कर रही है फ्लेंज के, केस टू Na lies below फ्लेंज, फ्लेंज के नीचे लाई कर रही है, लेकिन फ्लेंज के नीचे लाई कर रही है लेकिन बट डी एफ बाई डी इज लेस आर इक्वल टू 0.2। अगर ये केस बनेगा तो क्या होगा, फ्लेंज क्या होगी, फ्लेंज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस होगी, और ये केस आपका सेकेंड में आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए आपकी बीम है, बीम में यहाँ स्टील लगा हुआ है और ये हमारी मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है, और यहाँ पर जो हमारा लाई कर रहा है पोर्शन इसका वो कुछ इस तरह से है, इस पोर्शन तक स्ट्रेट के बाद ये वेरी किया है, इस तरह से वेरी कर सकता है, या ये पोर्शन थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है, तो ये केसेस हो सकता है। तो इस केस में ये क्या है आपका, ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन मीन्स दिस पोर्शन को अलग कर लेंगे, तो इस केस में दिस इज योर 0.45 FCK, और ये पोर्शन आपका यहां से यहां तक जो है आपका 0.45 FCK ही है, सब में 0.45 FCK, ये पोर्शन यहाँ तक 0.45 FCK है। और तो ये जो हमारा पोर्शन है दैट इज MU1 क्या होगा, MU1 इक्वल टू 0.36 FCK BW, दिस इज योर BW, दिस इज योर BF, दिस इज योर BF BW इंटू X D माइनस 0.42 XU आप फाइंड आउट कर लोगे ये, और MU2 क्या होगा दैट इज 0.45 FCK ब्रैकेट में BF माइनस BW, DF माइनस BW इंटू DF ब्रैकेट में D माइनस DF बाई, दिस इज 1, दिस इज 2, 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF एरिया, दिस इज स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई लीवर आर। तो ये दोनों के माध्यम से MU को आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, MU इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2, और इसमें कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि DF बाई D इज लेस देन आर इक्वल टू 0.2 अगर है तो आपका केस 2 ये बनेगा। थर्ड केस जो आएगा, केस थर्ड आपका जो आएगा दैट इज न्यूट्रल एक्सिस लाइज below flange and flange is not uniformly stressed। तो यहां पर क्या है कि ये जो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जो कंडीशन है दैट इज DF बाई D, DF बाई D
df/d इज ग्रेटर देन 0.2, यहाँ 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 0.2 हो गया है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेस जो ब्लॉक आपका दिखाई पड़ेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। देखिए आपको किस तरह से दिखाई पड़ेगा, ये आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है और हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। इसका कुछ पोर्शन इसमें है, कुछ इसके पैराबोलिक पोर्शन में आ जा रहा है। ये पैराबोलिक पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, 0.002 यहाँ पर आ गया है 0.002, लेकिन यहाँ पर पैराबोलिक हो गई। तो ये कंडीशंस आपकी हैं, यहाँ पर 0.45 FCK है और ये किसी पॉइंट पे आपका C है, दैट इज यू कैन से C1 इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU है। और दिस तो दो पोर्शन है इसमें, df/du में पहला ही होगा mu1 इक्वल टू बिकॉज ऑफ bw इंटू bw इंटू x इंटू 0.36 FCK ब्रैकेट में d माइनस 0.42 XU प्लस यहाँ पर 0.45 FCK BF माइनस BW, यहाँ DF की जगह YF और D माइनस YF बाई DF माने YF बाई 2, ये हो जाएगा। ये समीकरण बदल करके इस तरह से mu1 इज दिस और mu2 इज दिस, दिस इज योर mu2, दिस इज m1, दिस इज 1, दिस इज 2। और YF क्या होगा, YF इक्वल्स टू 0.15 x प्लस 0.65 DF। ये हो जाएगा। ये 3 केसेस आपको आएंगे और इन 3 केसेस पर हम लोग इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर रोक रहे हैं क्योंकि आप बोर ना हो और इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहें। कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ों के बारे में जो भी वह स्टेप बाय स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।